हम लोग पूर्व मध्यकाल पढ़ रहे थे और पूर्व मध्यकाल में हमने छोटे छोटे जो राजवंश थे उनके बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे शाही वंश की। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल में एक वंश था शाही वंश। तो शाही वंश में देखते हैं क्या है, तो जो काबुल घाटी का क्षेत्र है वहां पे तुर्की शाही वंश के अंतिम शासक लगर्तुमान को उसके ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने गद्दी से हटा दिया और 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू शाही वंश की स्थापना की। ठीक है, तो पहले कौन सा था यहाँ तुर्की शाही वंश के भी अंतिम शासक कौन थे? लगर्तुमान। और लगर्तुमान को उनके ब्राह्मण मंत्री थे जिनका नाम था कल्लर। तो कल्लर ने क्या करा, गद्दी से हटा दिया और 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू शाही वंश की स्थापना कर दी। तो हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने करी थी? कल्लर ने। ठीक है, तो अलबरूनी जो है, अलबरूनी का नाम आपने सुना होगा। अलबरूनी कहता है कि जो हिंदू शाही वंश है ये कुषाणों के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इसके बाद में हिंदू इस वंश के जयपाल कर चुके हैं कि 1001 में जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था तो महमूद गजनवी से जो लड़ाई लड़ी थी वो किसने करी थी? जयपाल ने करी थी। और जयपाल काफी अपमानित किया गया था, तो उस वजह से जयपाल ने क्या किया था? आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, तो हिंदू शाही जो वंश था उसके शासक जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। ये ध्यान रखना, गजनवी के टाइम पे जयपाल था इस वंश का शासक। 1001 में गजनवी ने अटैक करा था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जयपाल के पुत्र थे आनंदपाल। तो आनंदपाल को भी 2 बार महमूद गजनवी से पराजित होना पड़ा था। ठीक है, तो आनंदपाल को भी इन्होंने पराजित कर दिया था। और शासक था भीमपाल, और भीम शासक तो था ही, तो क्या हुआ था वो 1026 और उत्तर हिंदू राज्य था जो मुस्लिम आक्रमण का। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो आपसे पूछा जाए कि जो हिंदू शाही वंश था उसकी राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर। और हिंदू शाही वंश के हमने 3 शासक देखे, एक तो जयपाल ने जिन्होंने आत्मदाह करके आत्महत्या कर ली थी देखा, और शासक था इसको देखा। ठीक है, तो हिंदू शाही वंश में बस इतना ही है। और उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कश्मीर को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कश्मीर का पूर्व मध्यकाल में हम इतनी चर्चाएं कर चुके हैं, अब कश्मीर में भी कुछ राजवंश रहे थे उनके बारे में देख लेते हैं। और ये पूर्व मध्यकाल है, उसमें अगर हम नॉर्थ की बात करें तो शायद ये लास्ट क्षेत्रीय राजवंश है। राजवंश यहाँ पे बहुत सारे हुए थे कश्मीर में वैसे तो, लेकिन जो कश्मीर वाला एरिया है यही बचा हुआ है हमारा पूर्व मध्यकाल में। फिर हम साउथ में बात करेंगे पूर्व मध्यकाल की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो है राजवंश हुए हैं, तो इनको पढ़ते टाइम पे हम कई बार भूल कर देते हैं। तो मुझे लगता है इनको अगर यहाँ पे हमने एक बार देख लिया तो ये पूर्व मध्यकाल वाली प्रॉब्लम भी हमारी सोल्व हो जाएगी, क्योंकि अक्सर इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो कश्मीर पे बात कर ले। कश्मीर में बहुत सारे राजवंश हुए थे, जैसे कारकोट वंश, लोहार वंश। ठीक है, और जो कल्लण है उसकी राजतरंगिणी में भी कश्मीर का इतिहास है, ये तो सबको पता है कल्लण की राजतरंगिणी के बारे में। तो और एक और राजतरंगिणी थी, द्वितीय राजतरंगिणी, इसके लेखक जॉन राज है। और ये जो राजतरंगिणी है इसमें अध्याय भी पूछे जाते हैं ना, तो ये 8 अध्याय है, ध्यान रखना। और इसमें 8000 से ज्यादा श्लोक है, लेकिन ये अध्याय पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कल्हण ने जयसिंह के समय जो है ये राजतरंगिणी लिखी थी, और जयसिंह का समय कब था? 1127 से 1159 तक। ठीक है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो इस टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, वो शासक नहीं बने थे। ठीक है, उनसे पहले ही ये लिख दी गई थी राजतरंगिणी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 1127 से 1159 तक। और राजतरंगिणी संस्कृत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक रचना है, संस्कृत में लिखी हुई है। और यहाँ का जो पहला राजवंश है वो है कारकोट वंश। ठीक है, तो कारकोट वंश के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कारकोट वंश जो है 7वीं सदी में यहाँ पे दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। दुर्लभवर्धन कारकोट। ठीक है, और हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत के अवशेष भेंट करके उनसे मित्रता की। और चंद्रपीड़ा ने 682 से 91 तक शासन किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दुर्लभवर्धन था
इनका आप ये देखिए कार्यकाल जो है ना, ये हर्ष के समकालीन थे, ठीक है। तो हर्ष को इन्होंने क्या करा था, बुद्ध के दांत भेंट करे थे, बुद्ध के दांत के अवशेष भेंट करके मित्रता करी थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मुख्य शासक हुए थे चंद्रपीड़, और चंद्रपीड़ काफी टाइम तक शासक रहे थे। उनके बाद में ललित्य मुक्तापीड़ रहे थे, ठीक है। तो ये ललित्य मुक्तापीड़ है, इसके बारे में देख लो आप, ये काफी शक्तिशाली शासक थे। और इन्होंने है ना 733 ईस्वी में कन्नौज के यशोवर्मन को पराजित करा था। अब ये जो यशोवर्मन है ना, ये कन्नौज का काफी शक्तिशाली शासक था, इसको पराजित कर दिया था 733 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ से क्या करा था इसने, वाक्पति व भवभूति, एक तो वाक्पति एक भवभूति, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, इनको कश्मीर ले आया था दोनों को उठा करके, ठीक है। आप मुझे बताइए भवभूति की बुक का क्या नाम है। मैं पूछता हूँ मालती माधव किसने लिखी थी, ये बताना आप। मालती माधव, क्या भवभूति ने लिखी थी? क्या मैं सही बता रहा हूँ? आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद में उसने 733 में ईस्वी में चीन के शासक के दरबार में दूत मंडल भेजा। तो देखिए आप, ललित्य मुक्तापीड़ चीन के शासक के पास में भी दूत मंडल भेज रहा है। महान निर्माता था, और हुस्कपुर में बौद्ध विहार बनाया था इसने, हुस्कपुर में बौद्ध विहार बनवाया था। और जब आप पीटी 365 पढ़ते हैं तो उसमें ये मारतंड का जो मंदिर है ना, मारतंड का मंदिर, मारतंड में कौन सा है, सूर्य मंदिर है ना यहाँ पे, तो इसको जो बनवाया था ना, ये भी ललित मुक्तापीड़ ने बनवाया था। ये कई बार जब आप पीटी 365 का कल्चर वाला पढ़ते हैं ना, उसमें दिया हुआ होता है ये, है ना, तो वो यहीं से उठाया है इन्होंने। ललित जी ने कश्मीर में परिहासपुर नामक नगर भी बसाया था इसने, है ना, परिहासपुर नामक भी। और इस वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक था वो जयापीड़ विनयादित्य था, ठीक है, जयापीड़। और इसके दरबार में कुट्टनी मत के लेखक दामोदर गुप्त रहते थे। कुट्टनी मत लिखी थी दामोदर गुप्त ने, और ये इन्हीं के दरबार में रहते थे, कुट्टनी मत, ठीक है। तो ये उतना पीठ विनयादित्य के जो दरबारी है कुट्टनी मत के लेखक दामोदर। लेकिन आपको बस उतना ध्यान रखना है वहां पे, जो हमने पहले वाला बताया था कि भवभूति और वाक्पति को लेके आ गया था यहाँ पे ललितादित्य मुक्तापीड़, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जयपीठ विनयादित्य का कुट्टनी मत दामोदर गुप्त जो है ये इसने लिखा था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस अगर पूछे तो। और अन्य विद्वान भी यहाँ पे रहते थे, जैसे भट्ट, वामन भट्ट, उद्भट्ट, क्षीर, है ना। तो भट्ट इधर ही रहते थे, उद्भट्ट हो गया, वामन भट्ट हो गया, क्षीर हो गया, है ना। और अपने अंतिम समय में जयपीड़ काफी क्रूर हो गया था, और 9वीं शताब्दी के मध्य इस वंश का पतन हो गया था, ठीक है। तो कारकोट वंश का हमने देखा, जयपीड़ विनयादित्य अंतिम शक्तिशाली शासक हो गया यहाँ का, ठीक है। उसके बाद में उत्पल वंश पे आते हैं। कारकोट वंश के बाद में उत्पल वंश बना, और उत्पल वंश की जो स्थापना है वो अवंती वर्मन ने करी, कब, 855 में। तो देखिए आप 855 से पहले ही जो है कौन सा कारकोट वंश समाप्त हो गया था। और यहाँ पे देखिए जो अवंती वर्मन है, उसने इस वंश की स्थापना की थी, उत्पल वंश की। अवंती वर्मन, अवंती, उत्पल, अवंती, तो इनके मंत्री थे सूर, उनकी सहायता से की थी। और अवंती वर्मन ने अपने अभियंता सुया या खुया बोलते हैं उसको, उसकी मदद से नहरें बनाकर कृषि का काफी विकास करा है, ठीक है। तो अवंती वर्मन का कृषि के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। और झेलम नदी का मार्ग परिवर्तित कर दिया इन्होंने, और सुया के नाम पर इन्होंने सूर्यपुर या सोपोर या सूर्यपुर नाम से नगर भी बसाया था, ठीक है। तो सूर्यपुर नाम से नगर भी बसाया था। और इसने डामर जो जमींदार होते हैं डामर, उनके विद्रोह को दबाया था। और अवंतीपुर नामक जो नगर है वो इन्हीं ने बसाया था। और इसके दरबार में देखिए आप आनंद वर्धन जैसे विद्वान रहते थे। और आनंद वर्धन जो है इन्होंने धन्यावलोक लिखी है, धन्यावलोक, धन्यावलोक। तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि ध्वनि बजती है तो आनंद आता है ना, तो आनंद वर्धन ने लिखा था धन्यालोक, ठीक है। और अन्य कवि रहे थे, जैसे रत्नाकर भी इन्हीं के दरबार में थे। और रत्नाकर जो है, रत्नाकर ने हरि विजय की रचना की थी, तो हरि विजय की रत्नाकर। अवंती वर्मन के बाद में उत्तराधिकारी युद्ध में शंकर वर्मन विजयी हुआ था। और इसके बाद उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, इसमें शंकर वर्मन विजयी हुआ था, ठीक है। और शंकर वर्मन ने क्या करा था, जो शंकर वर्मन की जो विधवा थी सुगंधा, उसने शासन करा, है। तो शंकर वर्मन विजयी हुआ था, वह काफी क्रूर शासक, मतलब कि काफी खतरनाक शासक था। और इसने विदेशी राज्यों से युद्ध किए हुए प्रजा पर अनेक कर लगाए। और शंकर वर्मन की जो विधवा थी सुगंधा, उसने शासन करा था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको, 914 ईस्वी तक। और शंकर वर्मन की हत्या के बाद उसकी पत्नी सुगंधा
सुगंधा, देखिए हम बात कर चुके हैं ना, किसने शासन करा था, संरक्षिका बनी थी किसकी, गोपाल वर्मन की। तो शंकर वर्मन के बेटे थे गोपाल वर्मन, और बाद में प्रभाकर नामक मंत्री था एक, उसने गोपाल वर्मन की हत्या कर दी थी, है ना। और सुगंधा ने बाद में अकेले ही शासन किया था, ये ध्यान रखना आप। सुगंधा का अपना, आप दिद्दा का नाम तो सुनते हैं कश्मीर में, लेकिन सुगंधा का नाम भी ध्यान रखना है कि इसने भी स्वतंत्र रूप से शासन किया था कश्मीर में। और 904 से 939 ईस्वी के समय दरबार तांत्रिक व एकांग 2 गुटों में बटा रहा, और इसी गुट में सुगंधा की 914 में हत्या कर दी, ठीक है। तो तांत्रिक और एकांग गुट थे यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना है। शंकर वर्मन जो था, उनकी जो वाइफ थी यहाँ पे सुगंधा वर्मा, उसने गोपाल वर्मन जो इनका बेटा था उसकी संरक्षक के रूप में शासन करा था, लेकिन जो गोपाल वर्मन था उसको मार दिया था उनके एक मंत्री ने। और जो मंत्री है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था, क्या नाम था बताइए, प्रभाकर नामक मंत्री था ये। तो इसने मार दिया था, और उसके बाद में फिर सुगंधा ने अकेले ही शासन किया था, और यहाँ पे 2 गुट बन गए थे, और इन्होंने फिर सुगंधा की भी हत्या कर दी थी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, 914 तक ये चला था। फिर देखिए आप यशस्कर वर्मन के बारे में देखिए, यशस्कर वंश, सॉरी, तो हमने उत्पल वंश देख लिया, उसके पहले कारकोट वंश देख लिया, अब 939 में यशस्कर वंश देखते हैं। तो उत्पल वंश के पतन के बाद ब्राह्मणों ने प्रभाकर के पुत्र थे यशस्कर, उनको राजा चुना। प्रभाकर इनके मंत्री थे जिन्होंने किसकी हत्या कर दी थी, गोपाल वर्मन की, ठीक है। तो प्रभाकर शासक बने, और प्रभाकर 939 से 48 तक रहे। उसके बाद में क्षेमगुप्त बने थे, क्षेमगुप्त, यहाँ का ये डेट नहीं पूछी जाएगी, क्षेमगुप्त का ध्यान रखिए। क्षेमगुप्त शासक बना, और इसका विवाह लोहार वंश की दिद्दा से हुआ था, और दिद्दा ने नाना काबुल के हिंदुसाई वंश के राजा थे। दिद्दा के नाना जो थे ना, काबुल के हिंदुसाई वंश के राजा थे, और दिद्दा ने 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया। इससे पहले दिद्दा ने 958 से 980 ईस्वी तक अपने अल्पवयस्क पुत्र अभिमन्यु की संरक्षिका के रूप में शासन करा था। तो क्षेमगुप्त की वाइफ थी दिद्दा, ध्यान रखना, दिद्दा क्षेमगुप्त की वाइफ थी, हमने अभी पहले भी पढ़ा था इसके बारे में, दिद्दा के बारे में, ठीक है। तो दिद्दा कश्मीर में भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। उसने सिक्कों पर भी अपना नाम चलवाया, लक्ष्मी की आकृति के सिक्के भी चलवाए, और जो कश्मीर है उसमें शैव धर्म व दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर शैव धर्म और दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यशस्कर जो वंश है उसमें से उससे संबंधित दिद्दा महिला शासिका थी ये। अब कई बार तो मैंने इसको ये भी पढ़ा है कि कई लोग इसको पहली मानते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है पहली जो है सुगंधा दिख रही है स्वतंत्र रूप से शासन करने वाली इससे पहले, और ये जो है कौन से वंश से संबंधित थी, ये उत्पल वंश से है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, दिद्दा यशस्कर वंश से संबंधित थी, अभिमन्यु की संरक्षिका बनी थी, पहली तो नहीं, प्रसिद्ध महिला शासिका थी ये। सिक्कों पर नाम चलाया, लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलाए, ठीक है, लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए थे, ध्यान रखना। इसके बाद में लोहार वंश आता है, और जो लोहार वंश है उसमें देखिए आप, लोहार वंश दिद्दा ने अपने भतीजे लोहार वंश के संग्राम सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करा। तो इनका भतीजा था दिद्दा का संग्राम सिंह, उन्हें उत्तराधिकारी बनाया, और संग्राम सिंह था, उनके मंत्री थे तुंग। तो तुंग को जो त्रिलोचन पाल थे उनकी ओर से महमूद गजनवी से लड़ने भेजा था, शाही शासक थे त्रिलोचन पाल, उनके साथ भेजा था अपने मंत्री तुंग को। और कश्मीर के शासक अनंत ने क्षेमेंद्र को संरक्षण दिया। जो अनंत हुए थे यहाँ पे, इन्होंने क्षेमेंद्र को संरक्षण दिया था। क्षेमेंद्र का ध्यान रखना। सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी, और अनंत की रानी सूर्यमती ने मनोरंजन के लिए थी। तो कथा सरित सागर जो है ना, ये सोमदेव ने लिखी थी, और किसके लिए लिखी थी, जो अनंत राजा थे ना, अनंत कश्मीर के, उनकी रानी थी सूर्यमती। तो सूर्यमती के लिए लिखा था ना, मनोरंजन, उसके मनोरंजन के लिए। और इस वंश का अन्य महत्वपूर्ण शासक था राजा हर्ष। तो आप देख सकते हैं जो राजा हर्ष था वो एक यहाँ भी हुआ था, और कल्हण उसका आश्रित था। तो श्री हर्ष भी कई बार इसका नाम आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मतलब कल्हण जो है हर्ष के आश्रित कवि थे, ठीक है। और विरोधाभासी चरित्र का व्यक्ति था, और विद्वान होने के साथ वो काफी क्रूर भी था, और कश्मीर का नीरो बोलते थे इसको। तो हर्ष को कश्मीर का नीरो बोला जाता था, और फैशन के नवीन मानदंड इसने स्थापित कर दिए थे। हर्ष को राजतरंगिणी में तुरुष्क और मूर्ति तो इसके बाद में हम थोड़ा और बचा हुआ है ये चैप्टर,
उसके बाद में हमारा जो कश्मीर है वहाँ के जो छोटे छोटे राजवंश है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल्हण के पिता थे चंपक, हर्ष के मंत्री थे ये। और कल्हण ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण हर्ष की आलोचना की है और हर्ष के अत्याचारों से तंग आकर उच्चल और सुस्सल नामक दो भाइयों ने विद्रोह कर दिया था और हर्ष को मार दिया था, ठीक है। तो सुस्सल का पुत्र फिर उसके बाद में जयसिंह इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक बना था और कल्हण की राजतरंगी का वर्णन जयसिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है ना। तो हर्ष का वर्णन करता है, उसके बाद में खत्म कर देता है जयसिंह के साथ। और कल्हण की जो राजतरंगिणी में कश्मीर में रेशम बुनाई का उल्लेख है और रेशम के कीड़े ईसा पूर्व पहली सदी में चीन से लाए गए हैं, इस बात को भी कल्हण बताता है। तो रेशम के बारे में कल्हण बताता है, ठीक है। अब राजतरंगिणी के लेखक आप देख लो, राजतरंगिणी 4 राजतरंगिणी के बारे में वर्णन है। पहली राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी थी जयसिंह के काल में, दूसरी राजतरंगिणी जोनराज ने लिखी थी जैनुलाब्दीन के काल में, और तृतीय श्रीवर ने लिखी थी, ये भी जैनुलाब्दीन के काल में लिखी थी। जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। और चतुर्थ राजतरंगिणी जो थी ना, ये प्रज्ञा भट्ट और सूका ने लिखी थी, ये अकबर के साथ टाइम पे लिखी थी, मतलब बहुत लेट जा करके लिखी है। और चौथी राजतरंगिणी में 1596 ईस्वी तक का इतिहास है, 1596 ईस्वी तक का इतिहास है। और जोनराज को ज्योत्सनकारा भी बोलते हैं, ज्योत्सनकारा। श्रीवर संस्कृत का विद्वान था, ये पता होना चाहिए। और कश्मीर के कुछ लेखक हैं, उनकी रचनाएं दी गई है, तो उनको भी देख लेते हैं साथ साथ। तो देखिए, एक तो रत्नाकर हो गया, रत्नाकर ने हरिविजय लिखी थी, रत्नाकर हरिविजय। शिव स्वामी ने एक तो अपने नाम से ही लिख दी शिवांक, फिर कपण और अभ्युदय। मंख हुआ था या मंखक हुआ था, इन्होंने अलंकार शास्त्र रूपक और श्रीकंठ चरित लिखी थी, श्रीकंठ चरित और अलंकार शास्त्र रूपक। आनंदवर्धन ने धन्यावलोक लिखा था, दामोदर गुप्त ने कुट्टनीमत लिखा था, दामोदर गुप्त ने कुट्टनीमत। हम देख के आए सारे कौन किसके दरबार में थे, आप एक बार सुन लेना, अच्छे से देख लेना, इसको पता लग जाएगा। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखी थी, ये मैंने बताया भी था आपको कि जो राजा अनंत थे उनकी वाइफ थी, उनके लिए लिखा था। और क्षेमेंद्र के बारे में भी मैंने कहा था कि क्षेमेंद्र बृहद कथा मंजरी में तत्कालीन सामाजिक दोषों को व्यंग्यात्मक रूप से उद्घाटित किया गया है। और क्षेमेंद्र के अन्य व्यंग जो है वो कला विलास है, समय मात्र का है, नर्ममाला है, ये भी क्षेमेंद्र के ही है। और 11वीं शताब्दी के लेखक थे क्षेमेंद्र, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। तो आप देखिए यहाँ पे, वैसे तो एक तो इन्होंने कंठावरण, नीतिकल्पत्रु तो काफी फेमस बुक है, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, देखो 2 मंजरी लिखे, रामायण और भारत, आप इसको रामायण और महाभारत करके याद रख लेना। नीतिकल्पत्रु कंठावरण हो गया, वात्स्यायन का सूत्रधार हो गया, चतुर्वर्ग संग्रह हो गया, चारुचर्या हो गया, औचित्य विचार चर्चा हो गया, दशावतार चरित हो गया, बोधिसत्वावदान हो गया। और सोमेंद्र जो है ना, वो क्षेमेंद्र के पुत्र थे सोमेंद्र। और अवदान कल्पतयम दशावतार चरित भक्ति रचनाएं हैं। और जल्हण ने सोमपाल विलास, जल्हण हुए थे 12वीं शताब्दी में, इसने सोमपाल विलास, सुक्ति मुक्तावली और सप्तशती छाया और सुभाषित मुक्तावली की रचना की थी। तो कितनी चीजें देखी हमने, सोमपाल विलास, सुक्ति मुक्तावली, सप्तशती छाया और सुभाषित मुक्तावली की रचना की, ठीक है। तो इतनी सारी रचनाएं की है। तो इस तरीके से हमारे कश्मीर का जो इतिहास है वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ पूर्व मध्यकाल में जो नॉर्थ इंडिया है उसके सारे राजवंश हमने पढ़ लिए हैं। आप एक बार जाके वीडियो देख लेना अगर आप नहीं देखे हैं तो, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल है आपकी नॉलेज के लिए।